हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेथ मशीन वाला जो अपना चैप्टर है उसमें हमारा थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है उसमें हम मेनली लेथ्स के जो मेन पार्ट्स कौन से हैं और उसमें से सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट लेथ का बेड, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और लेथ का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है या लेथ की साइज़ कैसे बताई जाती है वो भी हम देखेंगे। तो ये जो फोटोग्राफ्स मैंने दिखाया है वो लेथ का इंटरनल जो जितने भी पार्ट्स है उसके डिटेल में मैंने फोटोग्राफ्स दिखाया है। जैसे मान लो कि ये फिगर में हम पूरा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है एक मैंड्रिल गियर आता है। ये जो गियर है वो गियर मशीन जो गियर लेथ जो होते हैं उसमें अवेलेबल होते हैं। अभी मेजॉरिटी ऑफ तो जो लेथ है ये गियर लेथ ही बाजार में मिलते हैं। ये जो गियर है उसका काम क्या होता है, उसको वो गियर ट्रेन भी बोलते हैं। गियर ट्रेन मतलब आप पहले ईएमई सब्जेक्ट्स में पढ़ गए होंगे कि आपका जो भी रोटरी मोशन है एक गियर से दूसरे गियर में, दूसरे गियर से तीसरे मोशन में आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो और जो उसका रोटेटिंग स्पीड है वो भी आप कम एंड ज़्यादा कर सकते हो। तो मेनली ये जो मैंड्रिल गियर है उसका जो काम है वो आपको स्पीड कंट्रोल का है और दूसरा जब आप थ्रेडिंग ऑपरेशन करते हो उसमें भी ये आपका गियर ट्रेन काम में आता है। ये था मैंड्रिल गियर या उसको आप बोल सकते हो गियर बॉक्स या गियर ट्रेन। उसके बाद में जो दिखाया है वो क्रॉस सेक्शन किया हुआ है, वो है पुली आपको दिखाई देती है। ये जो जितने भी जो पार्ट्स होते हैं पुली वो आपका हेड स्टॉक के अंदर होती है, लेकिन हेड स्टॉक का कटिंग एरिया दिखा के आपको अंदर पुली दिखाई गई है। हेड स्टॉक के बाहर एक स्पिंडल दिखाया है, वो स्पिंडल में एक सेंटर होता है जिसको हम लाइव सेंटर बोलते हैं। ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। नाउ हम सेंटर में आते हैं। तो सेंटर में जो पूरा असेंबली होता है उसको कैरेज बोलते हैं और ये कैरेज उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप मूवमेंट कर सकते हो और वो जो मूवमेंट होता है वो लीड स्क्रू से होता है, जो एक दिखाया हुआ है, जो आपका जो लाइनिंग किया हुआ जो थ्रेडेड पोर्शन दिखाया है दैट इज द लीड स्क्रू। उसके ऊपर वो जो लीड जो आपकी कैरेज असेंबली है उसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में लेने के लिए एक व्हील दिखाया है, वो है हैंड ट्रावर्स। मतलब हैंड से आप उसको व्हील घुमा के आप उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप मूव कर सकते हो। उसके ऊपर जो सबसे टॉप में है वो है टूल पोस्ट है। ये जो टूल पोस्ट है वो कंपाउंड रेस्ट जो होता है उसके ऊपर फिक्स किया होता है और कंपाउंड रेस्ट वो आप उसमें एंगुलर मूवमेंट आप करवा सकते हो। एंगुलर मूवमेंट मतलब आपको अगर टेपर टर्निंग करना है तो वहाँ पे नीचे एक मार्किंग क्या होता है, डिग्री का मार्किंग होता है। आपको 5 mm का टेपर चाहिए तो कंपाउंड रेस्ट को आप 5 mm तक टिल्ट करेंगे तो जो भी मशीनिंग किया हुआ जो वर्क पीस मिलेगा वो आपको 5 डिग्री टेपर में मिलेगा। ये जो कंपाउंड रेस्ट है वो किसके ऊपर है, वो क्रॉस स्लाइड के ऊपर है। क्रॉस स्लाइड मतलब जैसे कैरेज का लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में आप मूवमेंट कर सकते हो, इसी तरह आप उसके परपेंडिकुलर अगर आपको मूवमेंट करना है तो क्रॉस स्लाइड से आप मूवमेंट कर सकते हो। उसके बाद में जो आता है वो पूरा आपका राइट हैंड पोर्शन। राइट हैंड पोर्शन में जो है वो उसको टेल स्टॉक बोलते हैं। टेल मतलब पूंछ। वो टेल स्टॉक फिक्स रहता है और उसके अंदर जो जैसे हेड स्टॉक के अंदर एक सेंटर था वो स्पिंडल घूमता है, उसी के लिए जो सेंटर है उसको लाइव सेंटर बोलते हैं। टेल स्टॉक घूमता नहीं है, उसके अंदर जो सेंटर है उसको डेड सेंटर बोलते हैं। ये आपका कैरेज और जो टेल स्टॉक जिसके ऊपर फिक्स है वो बोलते हैं उसको बेड, या उनकी जो बेड है उसके ऊपर आपका कैरेज और ये आपका टेल स्टॉक का असेंबली उसके ऊपर फिक्स रहता है। ये पूरा जो टोटल जो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक
और बेड और आपका जो कैरेज है वो पूरा असेंबली जो नीचे जो दिखाया गया है वो दो उसके कॉलम है उसके ऊपर रहते हैं। ये है आपका लेथ का मोटा मोटी सब पार्ट्स है। उसके बाद में हम देखेंगे एक पिक्चर। ये जो आगे वाला जो फोटो दिखाया था उसमें सेम मशीन है, लेकिन उसमें हमने डिटेल में उसका लाइन डायग्राम दिखाया था। ये उसका रियल पिक्चर है। नाउ हम बात करेंगे लेथ की साइज एंड कैपेसिटी। तो डेजिग्नेटेड बाय लार्जेस्ट वर्क डायमीटर दैट कैन बी स्वंग ओवर लेथ वेज एंड जनरली द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप सबसे बड़ा डायमीटर का जॉब किस साइज का आप मशीन के चक में फिट कर सकते हो, या दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हो। दोनों सेंटर मतलब आपका लाइव सेंटर और डेड सेंटर, वो दोनों के बीच में आप कितना डिस्टेंस मैक्सिमम रख सकते हो, उसके ऊपर आपका लेथ का साइज या उसकी कैपेसिटी डिपेंड रहती है। मैन्युफैक्चर इन ए वाइड रेंज ऑफ साइजेस, मोस्ट कॉमन 225 mm टू 750 mm स्विंग। मतलब आपका जो स्विंग डायमीटर है वो 225 से 750 मिलीमीटर का है, एंड कैपेसिटी जो 400 mm से 3600 mm बिटवीन सेंटर। मतलब 400 mm से 3600 मिलीमीटर दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। टिपिकल साइज मतलब मोर कॉमन साइज दैट इज 325 मिलीमीटर स्विंग, 325 mm डायमीटर का जॉब और 1800 मिलीमीटर लॉन्ग बेड। 1800 मिलीमीटर मतलब करीबन 6 फीट का आपका बेड, उसका मतलब हुआ दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपका 6 फीट का हुआ। और एवरेज मेट्रिक लेथ साइजेस 230 टू 330 मिलीमीटर स्विंग एंड बेड लेंथ 500 टू 3000 मिलीमीटर। ये उसका साइज एंड कैपेसिटी हुआ। ये जो आपको दिखाया है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको ड्रॉ करके या आपका एक पिक्चर बना के भी मैंने उसमें दिखाया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक लेथ मशीन है, तो जैसे आपका डिस्टेंस ए डिस्टेंस कौन सा है, जो चक दिखाया है उससे और बेड है उसके बीच का डायमीटर, जो उसका स्विंग बोलते हैं। तो आपका मैक्सिमम डायमीटर का जॉब आप कितना फिट कर सकते हो, दैट इज ए। अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को 300 mm का डायमीटर का जॉब टर्निंग करना है, तो आपको उसका स्विंग हुआ 300 मिलीमीटर। देन बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। आपका लाइव सेंटर मतलब स्पिंडल के अंदर जो सेंटर है और डेड सेंटर जो टेल स्टॉक के अंदर जो स्पिंडल है या उसको डेड सेंटर बोलते हैं, वो दोनों के बीच का अंतर मतलब बेड का लंबाई कितना है उसके ऊपर उसका सेंटर होता है, उसका डिस्टेंस होता है बी। नाउ सी क्या है, लेंथ ऑफ बेड। मतलब आपका जो सी डिस्टेंस दिखाया है वो नीचे दिखाया हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम और राइट हैंड साइड का कॉलम जो है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज लेंथ ऑफ बेड। एंड डी इज द रेडियस 1/2 ऑफ द स्विंग। जो ए दिखाया है उसका आधा, तो उसको स्विंग बोलते हैं। तो ये जो 4 पैरामीटर है ए बी सी एंड डी, वो 4 पैरामीटर के बेस ऊपर आप उसमें लेथ का साइज या स्पेसिफिकेशन बता के मार्केट में परचेस कर सकते हो। उसके बाद में जो लेथ का साइज हुआ, जो स्विंग है, अगर आपको शायद समझ में ना आवे तो ये जो मैंने दिखाया हुआ है डायमीटर डी और डायमीटर D1 और D/2। D इज द मैक्सिमम डायमीटर। जो एक जॉब है उसका मैक्सिमम डायमीटर D है, वो आप ये साइज में आप उसमें टर्निंग कर सकते हो, या D/2 या D1। D1 इज द इनसाइड डायमीटर ऑफ द वर्कपीस। अगर आपका वर्कपीस होलो है तो उसका जो इनसाइड डायमीटर है उसको हमने D1 दिखाया हुआ है। ये जो फोटोग्राफ मैंने दिखाया है ये इतना लंबा भी लेथ बाजार में मिलता है। ये भी एक टाइप का लेथ है। ये इतना बड़ा साइज का भी लेथ होता है कि जिसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर को उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर
चढ़ के काम करना पड़ता है। ये बताने का मतलब ये है कि लेथ ऐसा भी होते हैं जो बड़ी पूरा एक फ्लोर बिल्डिंग की साइज का भी लेथ मार्केट में मिलता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द लेथ, मतलब लेथ के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो जैसे मैंने बताया बेड जो बताया वो पूरा असेंबली आपका उसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड या उसके परपेंडिकुलर मूव होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए बेड। हेड स्ट्रोक जैसे मैंने दिखाया कि आपका जो पहले आकर सबसे पहला फिगर दिखाया था उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी पार्ट था उसको हम हेड स्ट्रोक बोलते हैं और राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसको हम टेल स्ट्रोक बोलते हैं। और बिटवीन दिस टू हेड स्ट्रोक एंड टेल स्ट्रोक सेंटर में जो होता है दैट इज कैरेज। वो कैरेज बेड के ऊपर लीड स्क्रू की मदद से आप एक्स और वाई डायरेक्शन में या लेफ्ट या राइट हैंड साइड में आप उसका मूवमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दिखाया है जेड माइनस और जेड प्लस डायरेक्शन, आप उसमें जो बोलते हैं उसको मूव कर सकते हो। और एक होता है फीड मैकेनिज्म, जो लेथ का जो भी फीड मैकेनिज्म जो होता है आप उसको ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज ए फीड मैकेनिज्म। बराबर। तो ये जो था वो लेथ का प्रिंसिपल पार्ट्स क्या क्या होता है वो था। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेथ का बेड। तो एक ऐसे फिगर में दिखता है। सबसे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो फोटोग्राफ दिखाया है वो एक्चुअल लेथ का बेड का फोटो है। उसमें एकदम पॉलिश किया हुआ सरफेस होता है और जो राइट हैंड साइड में जो क्रॉस सेक्शन वाला जो पार्ट दिखाया है वो उसका एक कट सेक्शन व्यू है। अभी उसमें दो चीज़ स्लाइड होती है। जो बाहर एक सबसे लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया है वो वी वाला क्रॉस सेक्शन है, जिसके ऊपर वो साइडवेज किसके लिए है, वो सैडल के लिए है। और जो दूसरा फ्लैट वाला जो साइडवेज है या गाइडवेज भी बोल सकते हैं या उसको साइडवेज भी बोल सकते हैं, वो किसके लिए है, टेल स्ट्रोक। टेल स्ट्रोक का भी मूवमेंट आप लेथ के बेड के ऊपर लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में आप कर सकते हो। और जो आपका जो वी ग्रूव दिया हुआ है या साइडवेज में जो वी सेक्शन दिया हुआ है वो सेक्शन में आप उसका सैडल का मूवमेंट कर सकते हो। और ऊपर जो फोटोग्राफ दिखाया है वो कंप्लीट एक उसका स्केच बना के दिखाया है कि ये जो है आपका लेथ का बेड इतनी साइज का इतनी लंबाई का होता है। नाउ बेड एंड वेज, उसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। It's supported on broad box section column and is made of cast iron। ये कॉलम के ऊपर उसको सपोर्ट किया होता है और वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। Its upper surface is either scrap or ground and the guiding and sliding surface are provided। गाइडिंग एंड स्लाइडिंग सरफेस प्रोवाइड किया होता है और एकदम वो पॉलिश होता है, ग्राउंड किया होता है। The bed consists of two heavy metal slides running lengthwise। जैसे मैंने दिखाया वी वाला और फ्लैट वाला उसको साइडवेज बोलते हैं या गाइडवेज बोलते हैं। वो लेंथ वाइज में उसके ऊपर आप टेल स्टॉक और सैडल को आप ग्लाइड या उसको उसके ऊपर मूवमेंट करवा सकते हो विद वेज ऑफ वीज फॉर्म अपॉन देम। इट्स रिजिडली सपोर्टेड बाय क्रॉस ग्रिप। द आउटर गाइडवेज प्रोवाइड बेरिंग and sliding surface for the carriage and the inner ways for the tailstock। अंदर वाला जो है वो tailstock के लिए है और बाहर वाला है वो carriage के लिए है। 3 major units mounted on the bed are the headstock, tailstock and carriage। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि बेड के ऊपर 3 मेजर यूनिट्स कौन कौन सा, तो एक तो हेडस्टॉक, दूसरा है टेलस्टॉक जो एकदम राइट साइड में होता है और सेंटर में जो होता है वो कैरेज वो लेथ के सेंटर में होता है। सेंटर में होता है मतलब उसका हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में होता है। द स्क्रैप और ग्राउंड गाइडिंग एंड स्लाइडिंग सरफेस ऑन द लेथ बेड एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ अलाइनमेंट ऑफ दिस 3 यूनिट्स। ये जितना आपका बेड जितना अच्छी तरह से आपने पॉलिश किया है और उसको प्रिसाइजली फिक्स किया है
वो आपके लेथ की एक्यूरेसी डिफाइन करता है। जितना आपका बेड परफेक्ट पॉलिश और परफेक्टली फिक्स होगा, उसके ऊपर कैरेज और टेल स्टॉक, इतनी आपको लेथ की मशीनिंग में आपको उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। द हेड स्टॉक इज परमानेंटली फिक्स ऑन द बेड। हेड स्टॉक तो परमानेंटली उसके ऊपर फिक्स होता है, जबकि टेल स्टॉक वो आप उसमें स्लाइड करके या गाइड करके आगे या पीछे आप ले सकते हैं, एंड यू कैन चेंज द पोजीशन। जो वर्क पीस की लंबाई है उसके हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो। द कैरेज कैन बी ट्रावर्स एंड टू to and between the headstock and tailstocks either manually or by power। जो कैरेज होता है वो टेलस्टॉक और हेडस्टॉक के बीच में मैन्युअली या पावर से ऑटोमेटिक आप उसको मूवमेंट कर सकते हो। लेथ बेड इज मेड ऑफ हायर ग्रेड ऑफ स्पेशल कास्ट आयरन हैविंग हाई वाइब्रेशन डैम्पिंग क्वालिटीज। जो आपने जो कास्ट आयरन का बनाया हुआ है वो स्पेशल ग्रेड का होता है, और उसकी एक खूबी या एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो वाइब्रेशन बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। अदरवाइज क्या होगा कि अगर वो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो वाइब्रेशन वो ट्रांसफ़र किसको करेगा, उसके ऊपर जितने भी पार्ट्स आपने माउंट किए हैं। कौन कौन से पार्ट्स माउंट किए हैं, तो आपने हेड स्टॉक किया है, टेल स्टॉक किया है और कैरेज किया है। लेकिन जब आप मशीनिंग करेंगे और जो वाइब्रेशन होगा वो बेड उसका एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये जो वाइब्रेशन है वो आपका टूल के ऊपर या वर्कपीस के ऊपर नहीं आएगा। तो वर्कपीस की जो आपकी क्वालिटी है, सरफेस फिनिश है, एक्यूरेसी है, वो आपको ज़्यादा मिलेगी। टॉप सरफेस ऑफ बेड इज मशीन एक्यूरेटली। जैसे मैंने बताया वो मशीनिंग क्या होता है, एकदम पॉलिश किया होता है। द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन डिज़ाइन ऑफ लेथ बेड आर इट्स रिजिडिटी, अलाइनमेंट एंड एक्यूरेसी। फिर से मैं बता रहा हूँ कि वो जितना भी रिजिड होगा, जितना अच्छी तरह से आपने अलाइन किया हुआ है, एक लाइन में रखा हुआ है, उसके जो भी ग्रूव्स है, वी ग्रूव है या फ्लैट सरफेस है, वो अच्छी तरह से आपने पॉलिश किया हुआ है, एक्यूरेटली पॉलिश किया है, तो आपका जो वर्क पीस है उसमें आपको एक्यूरेसी इतनी ही अच्छी मिलेगी। इट इज़ यूज Every care should be taken to avoid formation of scratches and dents by falling tools, spanners, and it should be lubricated regularly to avoid rusting। अगर आपका लेथ मशीन आपको बहुत टाइम के लिए, जैसे मान लो 10-15 दिन आपको काम नहीं करना है, तो बेड के ऊपर आपको उसको लुब्रिकेशन या ऑयलिंग करना पड़ेगा। जब आप लेथ मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो जो बेड है उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आनी चाहिए। जैसे हमारी बहुत सारे ऑपरेटर की आदत होती है कि जो टूल यूज़ करते हैं या जो स्पैनर्स यूज़ करते हैं वो बेड के ऊपर रखते हैं। होगा क्या, वो उसके ऊपर स्क्रैचेस जनरेट करेगा, और अगर लेथ के बेड के ऊपर स्क्रैचेस जनरेट हुआ तो उसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। The lathe bed being the main guiding member for accurate machining work, it should be sufficiently rigid to prevent deflection under cutting force। जैसे मैंने बताया, जब आप कटिंग या मशीनिंग करते हैं तो जो फोर्स जनरेट होते हैं तो वो फोर्स वो जो बेड है वो एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, वो ट्रांसफ़र किसको करेगा, कैरेज को। कैरेज के ऊपर रखा है टूल पोस्ट को, तो वो टूल पोस्ट वाइब्रेट होगा और आपका मशीनिंग ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप बेड बनाते हैं या उसका डिज़ाइन करते हैं तो इसी तरह से बनाने का है कि वो मटेरियल, जो सुटेबल मटेरियल यूज़ किया है वो आपका पूरा जो भी कटिंग फोर्सेस जनरेट होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले, एंड शुड बी डिज़ाइन टू रेजिस्ट ट्विस्टिंग स्ट्रेसेस that set up due to resultant of two forces, should be seasoned naturally